चले तो शुरू करते हैं हम लोग। रिवीजन तो कर चुके हैं आप लोग, ऐसी उम्मीद है मुझे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय के दौरान भारत का समुद्री अधिकार और जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं वहां पर कौन कौन से चैनल है, कौन कौन से जल डमरू मध्य हैं, कौन कौन से पासेस हैं, उनका अध्ययन करने वाले। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग भारत का समुद्री अधिकार। हेडिंग डालिएगा भारत का समुद्री अधिकार। भाई पूरे विश्व में अगर जमीन को लेकर के इतनी लड़ाइयां चल सकती तो समुद्र के अधिकार को लेकर भी तो लड़ाई हो सकती है। और समुद्री अधिकार को लेकर के अगर लड़ाई हुई फिर से वही अशांति फैल जाएगी। तो पूरे विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन लेकर रखा हुआ है? किसकी जिम्मेदारी है कि विश्व में शांति सुरक्षा पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कोई एक ऐसा समूह बनाया है क्या हम लोग? यूनाइटेड नेशंस। कौन भाई? यूनाइटेड नेशंस। कितने लोगों को पता है यूनाइटेड नेशंस क्या है? कभी नाम सुने थे यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र करके? नाम कितने लोग नहीं सुन पाए थे? वो लोग हाथ ऊपर करो। एकदम से नहीं सुने वाले। अच्छा, सब सुने हुए हो? अभी पूछूंगा तो नहीं सर नाम बस सुने थे बोलेंगे। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया। गठन का अपना एक इतिहास है। बस शॉर्ट में ऐसा समझ लो कि 2 बार विश्व युद्ध हो चुके, 1914 से लेकर 1918 और 1939 से लेकर 1945। अब ऐसा है कि जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनका यह मानना था कि आपस में बार बार टकराते रहने से बेहतर है कि हम एक संयुक्त वार्ता के लिए, मतलब एक डिस्कशन के लिए क्या है भाई, एक मंच बना लें। कोई भी परेशानी तो वहां के बातचीत कर ले, लेकिन लड़ाइयां मत हो। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र आखिर करता क्या है? इस मामले में शशि थरूर जी का एक कथन है कि युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सर काटने से ज्यादा बेहतर है एक मंच में आकर बैठ करके एक दूसरे का सिर खाएं। हाँ, लेकिन वो अपने वाले इंग्लिश में बोले थे, मैं उसका हिंदी वर्जन बोल रहा हूं। वो खतरनाक महासभा में जब वो थे तब उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया था। ठीक है बात? तो संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्या है? विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, जिसके लिए उसके अलग अलग अंग हैं। ठीक है, जो आप कुछ जानते हो, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से, या फिर जनरल असेंबली, महासभा, है ना, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, खैर अब वो बंद हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये जो सामाजिक आर्थिक परिषद है, मैं कह रहा हूं सामाजिक आर्थिक परिषद के ही तहत बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जिनके बारे में आप ज्यादा सुनते हो। जैसे आपने सुना होगा यूनेस्को, आपने सुना होगा WHO, ILO वगैरह वगैरह। ये सब संयुक्त राष्ट्र के ही अलग अलग अंग हैं, उनकी एजेंसियां हैं समझो। तो खैर ओवरऑल इसका काम है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1982 में एक बैठक बुलाया। कब बैठक बुलाया भाई? 1982 में। और 1982 के इस बैठक में चर्चा चली। इसको बैठक को बुलाया जाता है अनक्लोज। क्या बुलाते हैं इसको भाई? अनक्लोज कहते हैं। अर्थात यूनाइटेड नेशंस अनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्री अधिकार को लेकर के यहां पर एक बैठक हुई। समुद्री अधिकार को लेकर के एक बैठक हुई और इस बैठक में 1982 में तय किया गया कि भाई किसी देश का समुद्री अधिकार कितना होगा। हर देश के अलग अलग अधिकार बताए गए और इसी के तहत भारत का भी समुद्री अधिकार तय किया गया। तो भारत का समुद्री अधिकार क्या और कितना है, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर है हमारा ये द ग्रेट इंडिया, ये रहा हमारा ये लो भाई महान भारत। और अगर ये हमारा भारत है, हम जानते हैं कि इसके आसपास के क्षेत्र में भी, आसपास के मतलब यहां पर हमारा क्या है भाई, लक्षद्वीप है, और यहां क्या है भाई हमारा अंडमान निकोबार।
ये भी हम हैं, भारत हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा समुद्री अधिकार किस तरीके से तय किया गया, देखिए ये क्षेत्र हम लोग पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जली सीमा। तो यहां पर बंटवारा हुआ है पाकिस्तान और भारत के बीच। ये गुजरात के तट का फैलाव के कारण हमें इतना लंबा एक्स्ट्रा एरिया मिल गया, बढ़िया। फिर देखो यहां से महाराष्ट्र और गोवा कर्नाटक वाला क्षेत्र हमारा चल रहा था, लेकिन जैसे हम केरल के आसपास आएंगे तो हमें दिखता है कि यहां पर क्या है भाई, हमारा अरब सागर। तो अरब सागर के कारण हमें समुद्र में देखो एक्स्ट्रा अधिकार मिल गया, ऐसा। अच्छा, इसके कारण अरब सागर में हमको एक्स्ट्रा अधिकार मिला, लेकिन जैसे ऊपर में बड़ा सा कर्व है वैसी कर्व हम लोग नीचे में नहीं बना पाते। नीचे में हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण है यहां पर मौजूद एक देश, नाम है इसका मालदीव। हमें कुछ तो अधिकार मिला है, लेकिन जब पड़ोसी देश आसपास में हो, नजदीक हो, तो फिर उसके साथ हमको 50-50 बंटवारा करना पड़ता है। हमने बंटवारा कर लिया और बंटवारा करके फिर हमें अधिकार मिला। ये देखो यहां से केरल का, बढ़िया। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो जितना चौड़ा केरल के पास है हमें उतना ही चौड़ा इधर में नहीं मिलता। कारण क्या है भाई, बोलो? बिल्कुल सही, पड़ोसी देश श्रीलंका है तो उसका भी रिस्पेक्ट करेंगे हम, और फिर हमारा अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। इस बढ़े हुए अधिकार के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे कौन सा देश पड़ जाएगा, बोलो? तो बांग्लादेश के कारण हमारा अधिकार क्षेत्र फिर कम हो गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ अंडमान निकोबार है, ऊपर म्यांमार के कारण हमारा अधिकार क्षेत्र थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर इस तरीके से, और नीचे हो गया इंडोनेशिया। तो इस तरीके से यहां पर भी अधिकार क्षेत्र है। हम देख पा रहे हैं कि भारत को अपने समुद्री क्षेत्र में अधिकार है, परंतु अड़ोसी पड़ोसी देशों के कारण कहीं कहीं पर हमें क्या है भाई, अधिकार अपने बांटने पड़ रहे हैं। यहां पर क्या आ गया भाई, हमारा बांग्लादेश। यहां कौन आ गया भाई, म्यांमार। और यहां क्या आ गया भाई, हमारा इंडोनेशिया। कौन आ गया भाई, इंडोनेशिया। क्लियर है बात? तो हम कहते हैं यहां मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ हम अधिकार बांट रहे हैं। ये कितना क्षेत्र हमें मिला हुआ है, ये जो है बिल्कुल गौर करना कि ये पूरा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र, ये जो समुद्र है, ये पूरा भारत का है भाई, ये पूरा भारत का समुद्र है। अब इसमें क्या और कैसे अधिकार मिले हैं, मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं। इसे हम कहते हैं, यहां जो ड्रॉ किया गया है, इसे हम कहते हैं EEZ। क्या कहते हैं इसको भाई, EEZ, अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ इसे कहते हैं। तो भारत का EEZ, अगर मैं भारत के EEZ के बारे में बात करूं, ये जो है होता है हमारे पास 200 नॉटिकल मील तक। कहां तक होता है भाई, 200 नॉटिकल मील तक होता है। लेकिन हमेशा ये 200 नॉटिकल मील नहीं होता, जब भी जरूरत पड़े हमें इसे दूसरे देशों के साथ क्या करना पड़ता है भाई, शेयर करना पड़ता है। दूसरे देश मतलब जैसे मालदीव के साथ यहाँ पर 50-50 हम लोग शेयर करेंगे, यहां पर हम लोग ऐसी शेयर करेंगे, इधर में शेयर करेंगे। और यही कारण है, ध्यान रखिएगा, कि भाई भारत का अपने समुद्र में कितना अधिकार है। इसी बात को दर्शाने के लिए ही हम अपने मैप में हमेशा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को दर्शाते हैं। अगर इंडिया अपने मैप में श्रीलंका को ना दर्शाए, इसका तात्पर्य यह होगा कि हम श्रीलंका की संप्रभुता को नहीं स्वीकार करते और हम अपना समुद्री अधिकार इस तरीके से मानते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं। लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा बदतमीजी करता है क्या? कुछ लोग करते होंगे, भारत कभी भी ऐसा नहीं करता। भारत हमेशा दूसरे देशों की संप्रभुता को स्वीकार करता है, और इसलिए हम हमेशा यहाँ पर श्रीलंका का मैप बनाते हैं और दिखाते हैं कि हम श्रीलंका को स्वीकारते हैं और हमारा अधिकार इतना ही स्वीकारते हैं। क्लियर है बात? तो श्रीलंका को दिखाने का तात्पर्य क्या है, ये बात समझ में आई आपको? हमेशा भारत के मैप के साथ यहाँ श्रीलंका, इधर मालदीव लिखा हुआ आपको मिलेगा, ताकि हम अपने समुद्री अधिकार में कटौती को दर्शा सकें। क्या बात क्लियर है? बोलो हाँ। ये हो गया हमारे पास में EEZ के मामले में बात। लेकिन ये कितना अधिकार है, क्या क्या अधिकार है, चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। क्या ये हमने बना लिया? तो देखिए भाई, भारत के जो समुद्री अधिकार है सीधे सीधे 200 नॉटिकल मील EEZ नहीं है, बल्कि ये अलग अलग रूप में बटा हुआ है। कैसा बटा हुआ है, अब वो समझते हैं। तो भारत का समुद्री अधिकार जानने के लिए तटीय क्षेत्र को ऐसा बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा तटीय क्षेत्र, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी बाउंड्री कुछ इस प्रकार की रहती है। क्रिक्स होते हैं उसमें, बोलो हाँ कि ना? अरे ऐसे क्रिक्स रहते हैं ना सब,
वास्तव में जो क्रिक्स वाले दिख रहे हैं यही है हमारी क्या वास्तविक सीमा। क्या ये बोलिए, वास्तविक सीमा यही है। एक्चुअल बाउंड्री ये है, ठीक है। लेकिन जो हम व्हाइट कलर से बनाए ये क्या है, ये जो व्हाइट कलर से हम बना करके रखते हैं इसे हम कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं इसे, बेस लाइन अर्थात आधार रेखा। बेस लाइन अर्थात आधार रेखा। आधार रेखा की जरूरत क्यों पड़ी सर? मैं आपसे पूछूंगा कि भाई भिलाई कितना किलोमीटर दूर है, क्या बताओगे? भिलाई कितना किलोमीटर दूर है बताइए जल्दी से। हाँ हाँ, जो भी बोलो, 15-20 जो भी। मैं लेकिन टाटीबंध से पूछ रहा हूं कि तेलीबांधा से, ये कैसे पता चलेगा भाई? टाटीबंध से तेलीबांधा कितना किलोमीटर दूर है ये बताओ, अंदाजा। टाटीबंध से तेलीबांधा कितना दूर है? लो एवरेज 10 मान लेते हैं। अब भाई तेलीबांधा से भिलाई की दूर अलग पड़ेगी, टाटीबंध से अलग पड़ेगी। वैसा ही कुछ खेल हो जाएगा यदि अगर समुद्र में मैं दूरी नापना चाहूं और अगर मैं कभी यहां से नाप रहा हूं तो कभी यहां से नाप रहा हूं, समस्या होगी कि नहीं होगी भाई? तो सारे क्रिक्स को देखते हुए जो सबसे आउटर पार्ट रहता है उसको मिलाते मिलाते हम लोग बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बेस लाइन का अर्थ क्या समझिए, बेस लाइन। और हमेशा आगे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो बेस लाइन से ही ड्रॉ करेंगे, वो बेस लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो पानी का क्षेत्र यहां पर दिख रहा है, ये पानी पानी दिख रहा है, ये वाला यहां समुद्री जल है ये सब। तो ये जो समुद्री जल है याद रखिएगा, इन्हें हम कहते हैं आंतरिक जल। क्या ये है आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर से तात्पर्य है ये वैसा ही पानी है जैसा भारत के जमीन में कोई झील है, तालाब है, नदी है, जो भी है। जैसे सांभर झील, राजस्थान के बीच में सांभर झील, वो आंतरिक जल है हमारा। वैसा ही आंतरिक जल है ये वाला। व्हाइट लाइन के पीछे, आधार रेखा के पीछे जो भी है सब आंतरिक जल। क्लियर है बात? हाँ कि ना? तो अब यहां से हम अपना अधिकार क्षेत्र देखना चालू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि भाई बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, अब लिखते बने करके मैं थोड़ा दूर तक बना रहा हूं, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील। यहां मैं एक शब्द यहां पर बता दूं कि 1 नॉटिकल मील में होते हैं 1.85 किलोमीटर। तो जब मैं यहां 12 नॉटिकल मील बोल रहा हूं तो उसे 12 किलोमीटर मत समझना, गुणा करके देखो 22 किलोमीटर के आसपास कुछ निकलेगा ये। तो ये हो गया 12 नॉटिकल मील। ये 12 नॉटिकल मील तक के रीजन को कहा जाता है प्रादेशिक जल। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? प्रादेशिक जल क्षेत्र। प्रादेशिक जल क्षेत्र हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर जोन। टेरिटोरियल वाटर जोन कहां से कहां तक है बोलो? बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या कहलाएगा हमारा? प्रादेशिक जल क्षेत्र। ये हो गया हमारा टेरिटोरियल वाटर जोन। क्लियर है बात? इसके बाद हम देखते हैं कि इसी बेस लाइन से आगे, कहां से आगे? बेस लाइन से अगर मैं 24 नॉटिकल मील तक को देखूं तो ये मेरा कहलाता है, याद रखिएगा, कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन अर्थात संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र या इसी को हम कह देते हैं अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल। तो क्या देख लिया हमने भाई, यहां पर 12 नॉटिकल मील तक कहलाया प्रादेशिक जल क्षेत्र और उसके बाद फिर 24 नॉटिकल मील तक कहला रहा है बेस लाइन से ही 24, मतलब प्रादेशिक जल क्षेत्र से मात्र कितना आगे? 12 आगे। तो यहां से यहां तक कहलाया हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन, या हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें बेस लाइन से ही आगे बढ़ते हुए, बेस लाइन से आगे बढ़ते हुए 200 नॉटिकल मील। अब वो बात आ गई जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे
200 नॉटिकल मील, इसे हम कहते हैं क्या भाई, बोलो, EEZ। हिंदी वाले भी EEZ याद रखना, एग्जाम में अनन्य आर्थिक क्षेत्र करके नहीं बोलता है। EEZ अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है बात। तो क्या क्या देख लिया हमने भाई, कि हमारे बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी क्या कहला रही है, टेरिटोरियल वाटर जोन। फिर 24 नॉटिकल मील तक क्या कहला रही है, कॉन्टिग्यूअस जोन। या फिर हम लोग बोलेंगे 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। क्लियर है बात, बोलो हाँ कि ना। ये 3 भाग में क्यों बांटे, चुपचाप बोल देते 200 मील तक, तुम्हारा बात खत्म, कितना अच्छा होता। लेकिन 3 भाग में बांटे हैं तो कुछ तो चीज होगी। आइए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आता है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे EEZ, मतलब बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक जो जो अधिकार प्राप्त हैं, पहला अधिकार, हम यहां पर नए द्वीप बना सकते हैं, न्यू आइलैंड्स फॉर्मेशन, नए द्वीप निर्माण। अब ऐसा मत समझना, नए द्वीप निर्माण हम लोग कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर किया भी जाते रहता है। चीन बनाया, दक्षिण चीन सागर तरफ में ट्राई करते ही रहता है वो। न्यू आइलैंड फॉर्मेशन, नए द्वीप का निर्माण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पर द्वीप बना दिया फिर यहां से 200 नॉटिकल मील नाप दूंगा। 200 नॉटिकल मील कहां से नापना है, हमेशा बेस लाइन। बेस लाइन तय हो गया भाई, अब वहां से ही हम लोग देखेंगे, ये नहीं कि उसके आगे का मानते रहोगे। इसके आगे का कहलाता है, याद रखना, इसके आगे को कहते हैं हम लोग हाई सी। हाई सी अर्थात उच्च सागर। और उच्च सागर का मतलब है कि भाई यहां पर जो है क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय अधिकार है सबका, इंटरनेशनल वाटर है ये। इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। ये जो है 200 नॉटिकल मील के बाद में इंटरनेशनल वाटर चालू है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है। तो पहला क्या है भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर, बताओ, नए आइलैंड बना सकते हैं। दूसरा, यहां पर हम लोग कर सकते हैं क्या, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं हम, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग। और इसीलिए हम लोग यहां से जो है बढ़िया, प्राकृतिक संसाधन में सारी चीजें आ जाती हैं। अगर हम चाहें मछली पकड़ने चले गए, कोई अगर ऐसा पेड़ पौधा समुद्र के अंदर वाला कोई वनस्पति ऐसा मिल रहा है कि भाई जिसे कोई दवाई वगैरह बन रही है, कुछ भी ऐसा, हम निकाल के ले आएंगे। बॉम्बे हाई हमारा इसी क्षेत्र में है जहां से हम लोग का भारत का 40% क्रूड ऑयल निकल रहा है। भारत के उत्पादन का 40% बॉम्बे हाई से निकल रहा है, वो इसी क्षेत्र में आता है, EEZ में। तो हम यहाँ से तेल, खनिज, प्राकृतिक गैस जो भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास में एक और चीज कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, रिसर्च एंड टेस्टिंग कर सकते हैं। रिसर्च एंड टेस्टिंग अर्थात अनुसंधान एवं परीक्षण, अनुसंधान एवं परीक्षण कर सकते हैं हम यहां पर। कोई भी नया चीज बना रहे हैं उसके लिए टेस्टिंग कर सकते हैं, रिसर्च वर्क यहां पर हम लोग कर सकते हैं। यहां रिसर्च वगैरह करने का अधिकार केवल किसको है, इंडिया को। किसको है भाई, इंडिया को। तो ये हमें यहाँ 0 से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक ये सारी चीजें हमको अधिकार मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने का, है ना, अनुसंधान परीक्षण करने का, न्यू आइलैंड बना लेने का, सब कुछ हमको अधिकार है। लेकिन कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ 24 नॉटिकल मील तक है। आइए देखते हैं 24 नॉटिकल मील तक क्या क्या अधिकार है। 24 नॉटिकल मील तक जो अधिकार हैं, इनमें सबसे पहला हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। अब ध्यान देना, मतलब हम लोग यहां से जो है भाई कोई भी करारोपण वगैरह कर सकते हैं। करारोपण, ये कस्टम लगाते हैं, मतलब क्या भाई, अगर कोई
अगर कोई हमारे इस जोन में है अगर, तो हम उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। टोल नाका टाइप समझ लो। हमारा टोल नाका कहां चालू होता है, अगर ऐसे शब्दों में थोड़े अल्हड़ भाषा में बोलूं तो टोल नाका हमारा कहां चालू होगा, यहां 24 नॉटिकल मील। उसके बाद अगर यहां पर है मतलब 200 के जोन में है, तब भी हम वहां पर कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगाएंगे, करारोपण नहीं करते। करारोपण कब करेंगे हम लोग, जब वो 24 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, 24 के अंदर। क्लियर है बात। दूसरी बात, यहां पर हमें जो है सैनिटाइजेशन अर्थात सफाई का अधिकार है। सफाई का अधिकार है। सफाई अधिकार है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, जिस पर अधिकार है वहीं तक की जिम्मेदारी है ना भाई। किसी दूसरे घर में जाकर थोड़ी झाड़ू मार दोगे यार। मैं सफाई पसंद मनुष्य हूं, गए जाके तेरा आंगन क्यों गंदा है, आंगन से फिर पहुंच गए, फिर बेडरूम, फिर निकाल लिया अलमीरा। हाँ, हो गया काम। हाँ अरे गधा। तो ये क्या है भाई, ध्यान रखेंगे हम कि जितना हमारा अधिकार क्षेत्र में है उतने ही काम हम लोग को करते बनते, उतनी सफाई हम लोग कर पाते। क्लियर है बात, आगे ना। तो हमें यहां तक के सफाई का अधिकार, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी, सुरक्षा भी। सिक्योरिटी, सुरक्षा। गलती से आप घूमने चले जाओ, पूरी गोवा कहीं पर भी चले गए और मस्त जो है तैरते तैरते, नहीं बोट से क्या है भाई, पार कर दिए 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील पार करके 24 नॉटिकल मील में एक आदमी घूम रहा है, इधर पहुंचेगी हमारी नेवी पहुंच गई हमारी, या फिर हमारे क्या है भाई जो कोस्टल फोर्स या कोस्ट फोर्स ये लोग हैं, ये कोस्ट गार्ड पहुंच गए। अब वो जाकर के पूछेंगे भाई कहाँ, पासपोर्ट दिखाओ, आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। भारत के हो तब तो गरिया के वापस ले आएंगे, और अगर भारत का नहीं है तो नहीं भाई, तुरंत नहीं मार देंगे। ठीक है, पहले इंक्वायरी की जाएगी, पहले भेजा कौन। समझ में आ रही बात। कभी कभी हम इस काम में असफल रह जाते हैं और उसके बाद ताज होटल वाला कांड हो जाता है। हमें अधिकार है कि हम इस क्षेत्र में किसी की भी चेकिंग करेंगे। कोई भी अनजान यहां पर आया, हम उसकी पूरी चेकिंग करेंगे। हमारे सुरक्षा और सफाई दोनों का अधिकार यहां पर है। क्लियर है बात। यहां तक कोई घूम रहा है तो हम लोग भले ही इधर में ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन कोई अगर इस जोन में 24 नॉटिकल मील में कोई आ गया, तब फिर अब हम उसका पूरा चेकिंग करेंगे। समझ में आ रही बात। वो क्यों आया है, क्या है, बाहर से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या क्या रखा है, सब कुछ चेक करेंगे। क्लियर है बात। ये है भाई। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास में कौन सा जोन आ गया भाई, हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र में सर्वाधिकार, सीधे मैं लिख दिया सर्वाधिकार। यहां पर सभी राइट्स जो है, ऑल राइट्स यहां पर हमारे पास में मौजूद है। कौन से सर्वाधिकार, वही सर्वाधिकार जो हमें हमारे जमीन में प्राप्त है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यहां के लोगों को अपने जमीन में जो हक है वही हक 12 नॉटिकल मील तक है। क्लियर है बात। इसीलिए आप कभी भी किसी समुद्री क्षेत्र में जाते हो तो जमीन में जितना भ्रमण कर लेते हो, घूमते फिरते नाचते गाते रहते हो, उतना ही समुद्री पानी में भी, भले 12 नॉटिकल मील तक नहीं जाते, लेकिन भाई बोटिंग वगैरह जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें पूरा अधिकार है यहां तक। ठीक है बात। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, 12 नॉटिकल मील तक हमें क्या अधिकार है, सब कुछ। हम यहाँ पर ये ब्रिज बनाते रहते हैं, कहीं पे कुछ भी बनाते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना लाए थे, भले बाद में विफल हुआ, लेकिन ये सारा चीज हम कर सकते हैं 12 नॉटिकल मील तक। क्लियर है बात। हाँ, एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अगर हम वो ध्यान रख सके तो इस बारे में ज्यादा चर्चा अभी करना उचित नहीं है। पर्यावरण की रक्षा में करेंगे कि वास्तव में हम जमीन में पर्यावरण की कितनी रक्षा कर पा रहे हैं, तो समुद्र में कितनी रक्षा करेंगे। क्लियर है बात। लेकिन हमें 12 नॉटिकल मील तक सभी अधिकार प्राप्त है, 24 नॉटिकल मील तक सफाई, सुरक्षा और कस्टम ड्यूटी लगाने का। फिर उसके बाद पूरे 200 नॉटिकल मील तक बोलेंगे हम लोग नए न्यू आइलैंड फॉर्मेशन का, रिसर्च एंड टेस्टिंग का, और भाई यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हमें ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। क्लियर है बात। आगे ना, आपको पता है हमें हवाई अधिकार भी 12 नॉटिकल मील तक प्राप्त है। कोई भी हमारे एयर स्पेस में आ सकता है, उसका इंटेंशन खराब नहीं होना चाहिए। वो जो है अगर 24 नॉटिकल मील तक है तब तक वो अंतरराष्ट्रीय
क्या भाई इंटरनेशनल एयर में ही है वो। जैसे ही 12 नॉटिकल मील को क्रॉस किया, अब उसको जवाब देना पड़ेगा हमारे क्या भाई एयरफोर्स को। फिर उसके बाद जिस भी जहां पर भी वो आना चाहता है या क्रॉस करना चाहता है, तो जहां जहां से क्रॉस करेगा उसको पूरा जवाब देते जाना पड़ेगा कि वो क्यों आ रहा है, क्या है, कोई भी उसके क्या है भाई इंटेंशन हम चेक करेंगे। क्लियर है बात। 12 नॉटिकल मील के ऊपर जो है हमारा हक है, वो इंडिया का एयर स्पेस है। इंडिया का एयर स्पेस कहां से चालू होता है बोलो? मुख्य सीमा के 12 नॉटिकल मील से। और ऊपर कहां तक? 100 किलोमीटर तक। किसी भी देश का जमीन से 100 किलोमीटर तक उसका एयर स्पेस होता है। 101 किलोमीटर में कोई उड़ रहा है तो वो अंतरराष्ट्रीय एयर है, फिर वहां पर हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं। तो जमीन से कितनी ऊंचाई बोलो? अरे बहुत होता है भाई, 100 किलोमीटर समझ रहे हो? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी जानते हो? 8848.86, मतलब मोटा मिटी 9 किलोमीटर मान लो। 9 किलोमीटर तो कौन है हमारा? माउंट एवरेस्ट। अब मैं कितने किलोमीटर ऊंचा तक की बात कर रहा हूं? 100। कौन क्या ही करने जाएगा वहां तक? समझ में आ रही बात? तो हमारा एयर स्पेस जो है कितने किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है? किसी भी देश का 100। ठीक है। और ये अगर हम लोग इधर में देखेंगे चौड़ाई में, तो फिर वो 12 नॉटिकल मील तक। क्लियर है बात? तो ये है भारत का समुद्री अधिकार। या तो आप लिख चुके हैं या फोटो खींच लीजिए जल्दी से फटाफट। देखो ये समझने के लिए मैं इतना बनाया हूं, लेकिन इससे पहले वाला इमेज भी खींच के रखे हो कि नहीं फोटो? पक्का? या तो हम अपने क्षेत्र में करेंगे या तो किसी दूसरे देश के साथ परमिशन लेके करेंगे। जैसे हम लोग सैटेलाइट वगैरह भी छोड़ते हैं। श्रीहरिकोटा से हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ। अब सैटेलाइट लॉन्च हुआ, वो जा रहा है ऊपर जा रहा है। वो जा करके उसका जो रेसिड्यू है वो कहीं पर गिरता है, कई बार ऑस्ट्रेलिया के आसपास। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बात करके रखते हैं कि आपके यहाँ पर आएगा, और हमारी नेवी वहां पर जाके पहले ही तैनात रहती है ना। और जैसे ही मलबा गिरा, उठा खींच के लाना है, उसके समुद्र को साफ करके आना है हमको, और मलबा छोड़ नहीं सकते वहां। और जितने देर तक फिर रहेगा दूसरे से किराया भी पटाएंगे उसको। अब दोस्ती यारी हो गई है, लेना यार मैं भी एक आध बार तेरा इसरो यूज कर लूंगा, ऐसा अगर बोल दी बात अलग है। लेकिन दो देशों के बीच में दोस्ती यारी ऐसे नहीं चलती, लिखित में होता है काम। क्लियर है बात? ठीक है। हमारे यहाँ से अगर हम किसी दूसरे देश का सैटेलाइट अगर लेके जाते हैं अपने लॉन्च व्हीकल से, तो उसे किराया लेंगे ना। तो अगर हमारा रेसिड्यू कहीं पर गिर रहा है तो हम उतने सेकंड्स का, उतने मिनट का किराया भी देंगे। तो पहले से वो प्रोजेक्टाइल कैलकुलेशन रहता है, आप जानते ही हैं। इधर वो छूटा नहीं रहता है, हमारी नेवी वहां पहले ही मौजूद रहती है, लिखित में अनुबंध रहता है कि हाँ भाई ये लेने आ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो ये जो है, ये दोनों ही आप लोग इसको फोटो खींच करके रख लीजिए भाई। इससे पहले हमारा समुद्री अधिकार दिखता कैसे है, कब डिसाइड हुआ? 1982 में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये समुद्री अधिकार ऐसा दिखता है। ठीक है। ये पूरा क्षेत्र तो अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का कितना फायदा मिल रहा है इंडिया को, ये आपको अब साफ तौर पर दिख रहा होगा। हमारा अधिकार क्षेत्र बढ़ा है उनके चक्कर में, आगे ना। ठीक, चलिए। तो ये हो गया भारत के समुद्री अधिकार। समुद्री सीमाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हेडिंग डालिएगा प्रमुख चैनल या पासेस, या एक और शब्द आता है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य, कहीं कहीं पर बोलेंगे खाड़ी। खाड़ी के दो नाम हो जाते हैं। अगर वो छोटा है तो बोलते हैं उसको गल्फ, और अगर वो बड़ा है तो बोलते हैं उसको क्या? बे। जैसे आप देखोगे बे ऑफ बंगाल है तो गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कैम्बे है। तो छोटा रहता है तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे क्या हम लोग? गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ। और बड़ा होता है वो खाड़ी तो बोलते हैं उसको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। जल डमरू मध्य क्या है ये भी देख लो, समझ लो। जल डमरू मध्य मतलब कि भाई अगर हमारे पास, इमेजिन करो कि इस तरीके का एक क्या है भाई, ऐसा एक आइलैंड है, इस तरीके से एक आइलैंड है, और यहां पर एक दूसरा आइलैंड है इस तरीके से। अब होता क्या है कि ये अगल बगल का जो क्षेत्र है ये भरा पड़ा है किससे भाई? पानी। ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है। तो पता नहीं किसी को तो ये ऐसा दिखाई दिया, जिसको दिखाई दिया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं,
कि भाई दो द्वीपों के बीच कभी कभी ऐसे जो जगह बचे रहते हैं, इन जगहों को ध्यान से देखने पर ये जो है ऐसे डमरू के बीच का क्षेत्र जैसा दिखाई देता है जी। कैसा दिखाई देता है बोलो? डमरू के बीच के क्षेत्र जैसा, तो बोलते हैं इसको डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। मैं ऐसी बता रहा था तो एक बार एक स्टूडेंट बोलता सर मुझे कुत्ते की हड्डी जैसा दिखाई दे रहा है। मैं बोला जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति, तो ठीक है, जिसको जैसा दिखाई दे जाए। तो जल डमरू मध्य हम करें पास, या हम बोलेंगे क्या? प्रमुख प्रमुख चैनल। ठीक है, ये हम लोग कहेंगे पास, या हिंदी में कह देते हैं हम लोग जलमार्ग। कुल मिलाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं समुद्र के आसपास की जो आसपास की चीजें हैं। ठीक है, स्ट्रेट्स वगैरह को पढ़ने वाले हैं। चले देखते हैं कौन कौन से जल डमरू मध्य वगैरह हैं, इनको हम देखेंगे, है ना। देखो, इसके समझने के लिए हम बना लेते हैं हमारा दक्षिण भारत वाला क्षेत्र। जान रहे हैं हम लोग कि यहां कहीं पर कौन है भाई? पाकिस्तान। भयानक याद आ रहा है किसी को? ये हो गया हमारा अरब सागर, ये हो गया हमारा अरब सागर, अरेबियन सी। यहां कहीं पर क्या है भाई हमारा? बोलिए, इंडियन ओशन। ये हो गया हमारा इंडियन ओशन, और ये हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल। तीन तरफ से हम लोग, हिंदी में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तो तीन तरफ से तो ऐसे हम लोग समुद्र से घिरे हुए हैं, इसीलिए हम लोग को समुद्री ये जो चैनल है उनको पढ़ना है। अच्छा ये बताइए, भारत के मुख्य भूभाग की दक्षिणी बिंदु कितनी है भाई? ये कितना पॉइंट है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे एकदम इंग्लिश में लिखना पसंद, लेकिन उत्तरी अक्षांश लिखने बजाय एनएल लिखना अच्छा लगता है। ठीक है, तो हिंदी वाले पूरा उत्तरी अक्षांश लिख देना भाई। ठीक है, देखो अभी यहां कहीं पर 0 डिग्री होगा, फिर 1 2 3 4 करते करते ये है हमारा 8 डिग्री चैनल। क्या ये बोलो? 8 डिग्री चैनल, और इसके ऊपर यहां कहीं पर होगा 9 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या क्या भाई यहां पर देखो, 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल दिख रहा है सभी को। इसी बीच में हमें याद रखना है, इसी बीच में है हमारा, यहां पर 36 द्वीपों का समूह है, नाम है इसका लक्षद्वीप। क्या नाम बोलो? लक्षद्वीप। लेकिन इन 36 द्वीपों में से, बहुत सारे द्वीप हो गए ना, 36 द्वीपों में से एक द्वीप यहां पर आ गया है, नाम है इसका मिनिकॉय। क्या नाम है इसका बोलेंगे? ये मिनिकॉय कुछ और नहीं, ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है मिनिकॉय। लेकिन लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल आ गया है? 9 डिग्री चैनल। आपको कभी पूछेगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है, क्या बताओगे? 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है, क्या बताओगे? 9 डिग्री चैनल। पक्की बात। अब देखो यहां पर एक दूसरे देश के बारे में बात करेंगे, यहां पर है कौन? मालदीव। तो अगर आपको कभी बोल दे कि भाई लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, गौर करना मिनिकॉय भी तो लक्षद्वीप ही है ना, इसलिए अगर हमें कहता है कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है, हम बोलेंगे 8 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे हम लोग? 8 डिग्री चैनल। अगर बोलता कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, तब भी हम क्या बोलेंगे? मान लेते हैं बोला कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, तब भी क्या बोलोगे? 8 डिग्री चैनल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। तो भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच, वो किसी भी रूप में पूछा, मालदीव के साथ पूछा तो आप डायरेक्ट बताना 8 डिग्री चैनल। अगर वो बोले लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप के ही एक आइलैंड मिनिकॉय से कौन अलग करता है, तो आप बोलोगे 9 डिग्री चैनल। अगर कभी बोल दे मिनिकॉय कौन से दो चैनल के बीच है, क्या बोलोगे? 8 डिग्री एंड 9 डिग्री। फिर से बोलो, मिनिकॉय कौन से दो चैनल के बीच है? 8 डिग्री एंड 9 डिग्री। पक्की बात, याद हो गया इतना? अरे हाँ बोलो भाई, ना की गुंजाइश नहीं है इधर, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। हाँ भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां अगर ये 9 डिग्री चैनल है तो यहीं कहीं पर होगा 10 डिग्री चैनल। क्या ये बोलो? 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है वो देखते हैं।
तो पहले तो हम देखते हैं हमारे भारत के कौन कौन से आइलैंड है यहां पर हम बोलेंगे ये रहा हमारा उत्तरी अंडमान। क्या होगा भाई हमारा उत्तरी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान के ऊपर यहीं पर हम लोग बोलेंगे एक और आइलैंड है लैंडफॉल। लैंडफॉल द्वीप है यहां पर, ये रहा लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान का ही हिस्सा है, समझ लो यार। छोटा से छोटा बहुत सारे द्वीप हैं, हम बड़े बड़े द्वीपों को पढ़ रहे हैं। उत्तरी अंडमान, फिर हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद आता है हमारा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान या हम बोलेंगे लघु अंडमान, लिटिल या लघु अंडमान। क्लियर है बात? तो ये अंडमान द्वीप में कौन कौन से हो गए? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, और दक्षिणी के नीचे एक लिटिल अंडमान है, लघु अंडमान है। क्लियर है बात? ये ना ऐसे सीधे सीधे, उसके बाद ना ऐसा कर्व लिए हुए हैं। तो यहां पर बनता है हमारा कार निकोबार। क्या बनता है हमारा, बोलो? कार निकोबार। कार निकोबार के बाद यहीं पर बनता है हमारा लिटिल निकोबार। क्या बनता है यहां पर? लिटिल निकोबार। और लिटिल निकोबार के बाद फिर यहां पर बनता है हमारा ग्रेट निकोबार। क्या बनता है, बोलो? ग्रेट निकोबार। क्या बनता है, बोलो? ग्रेट निकोबार। तो आप देखिए 10 डिग्री चैनल ने किसको अलग किया, अब आप खुद देख के बताओ जल्दी से, जोर से। अंडमान और निकोबार को मोटा मोटी हिसाब हम लोग देखें तो क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल ने किसको अलग किया है? अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को, या फिर हम बोलेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। किसको अलग किया भाई? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। आपको पूछा जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच क्या है, क्या बताओगे? 10 डिग्री चैनल। यहां दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, साउथ और लिटिल के बीच कौन सा चैनल है? तो हम बोलेंगे यहां पर है डंकन पास। क्या है यहां पर, बोलो? डंकन पास। क्या है यहां पर? डंकन पास। क्लियर है बात? लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच क्या है? तो यहां पर हम बोलेंगे ये है सोम्ब्रेरो चैनल। सोम्ब्रेरो चैनल। सोम्ब्रेरो चैनल कहां पर है? तो हम बोलेंगे लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच क्या है? सोम्ब्रेरो चैनल है। क्लियर है बात? इसके नीचे, ग्रेट निकोबार के नीचे में एक चैनल है जो लगभग लगभग, आपको मैं लगभग लगभग बताऊं तो 6 डिग्री चैनल ही है। 6 डिग्री चैनल है, और इसी का नाम है महान चैनल, ग्रेट चैनल। ग्रेट या महान चैनल। मोस्टली लोग बाकी इसको ग्रेट चैनल ही पुकारते हैं, लेकिन कभी 6 डिग्री चैनल का नाम लिख दे तो आप ध्यान रखना, 6 डिग्री चैनल अलग करता है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। सुमात्रा किसका आइलैंड है भाई? किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का आइलैंड है, तो हम बिल्कुल यहां पर लिख देंगे इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया कौन अलग कर रहा है? ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल। यहां पे बोलेगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा कौन अलग कर रहा है? 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल, महान चैनल। क्लियर है बात? इसके अलावा ये लैंडफॉल के ऊपर यहां पर है एक ऐसा कोको द्वीप। क्या है यहां पर? ग्रीन कलर से बना रहा हूं, मतलब समझ गए हो आप कि ये भारत तो नहीं है, ये है म्यांमार। क्या है वो? म्यांमार है। म्यांमार है, और इनके बीच जो चैनल है इसको हम कहते हैं कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग किसको अलग करता है? तो हम बोलेंगे कोको पास या कोको जलमार्ग कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को, या हम बोलेंगे कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को, या हम बोलेंगे म्यांमार और भारत को। देखो ये बड़ा सा ऐसा पूरा एक एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। फिर से जल्दी से देखो, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल ने किसको अलग किया? मालदीव और मिनिकॉय, या बोलेंगे हम मालदीव और लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल ने किसको अलग किया? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। मिनिकॉय कौन से दो चैनल के बीच हुआ? 8 एंड 9। 8 एंड 9। उसके बाद 10 डिग्री चैनल ने किसको अलग किया? अंडमान और
लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या हम बोलेंगे पूरे अंडमान और निकोबार को अलग किया। फिर डंकन पास किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, वेरी गुड। फिर सोमब्रेरो चैनल किसके बीच है? लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। फिर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन है? या उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेट चैनल, महान चैनल। फिर कोको जलमार्ग किसके किसके बीच है? कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में ये मौजूद है। क्लियर है बात? ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी। अच्छा, इसी में ध्यान देंगे यहीं पर कि भाई यही ग्रेट निकोबार में ही है हमारा क्या भाई 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, अर्थात हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या भाई हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में पूछ दे तो आप बताओगे ग्रेट निकोबार में। किसमें है? ग्रेट निकोबार में हमारा इंदिरा पॉइंट। और आपको बता दूं दक्षिणी अंडमान में हमारा श्री विजयपुरम। क्या ये श्री विजयपुरम राजधानी है ना? इसका पहले नाम क्या था बताओ? इसी को पहले पोर्ट ब्लेयर कहते थे, अब बोलेंगे हम लोग श्री विजयपुरम। तो श्री विजयपुरम हो गया वहां पर। क्लियर है बात? ये चीजें। इसके अलावा हमें याद रखना होगा यहां क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, मैं वैसे श्रीलंका यहां पर है लेकिन लिखने में सहूलियत होकर के मैं यहां बना दे रहा हूं ऐसा। ये है क्या हमारा श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका में एक जगह है, इस जगह का नाम है तलाई मन्नार। क्या नाम है इस जगह का? जोर से बोलोगे। ये है तलाई मन्नार। कौन है तलाई मन्नार? दिख गया? ये रहा तलाई मन्नार, दिख रहा है ना तलाई मन्नार। अब देखिए भारत में यहां पर का जो क्षेत्र बना हुआ है यहां जो क्षेत्र बना हुआ है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ यहां पर निकला हुआ है और इसे हम लोग कहते हैं पम्बन द्वीप। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। पम्बन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप कुछ विशेष चीजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो ये प्रसिद्ध है, यहां पर जगह है कहिए रामेश्वरम। रामेश्वरम, रामेश्वरम नाम सुने थे पहले कभी? काहे सुने? तमिलनाडु में है करके सुने। 4 धामों में से एक है रामेश्वरम, साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है रामेश्वरम। 4 धाम कौन कौन से हमारे? जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। 4 धाम के नाम बोलो जल्दी जल्दी से। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और रामेश्वरम। ये 4 में से एक है कौन? रामेश्वरम। साथ ही साथ ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। चलो बोलो भाई, सावन का महीना भी चल रहा है, चलो बोलते जाओ। हाँ, कुछ लोग तो कल उपवास भी रहोगे ना। बोलो। पहला केदारनाथ। हम ज्योग्राफी की वाइज चलेंगे हम लोग, एक मंत्रोच्चारण से भी जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, बट ज्योग्राफी वाइज उत्तराखंड में केदारनाथ। अरे भैया आपके पर्यटन में जोड़ी मिलाओ में ऐसा आएगा, ठीक है, समझ लो। हाँ, तो एक टाइम आएगा जब कला संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति पढ़ेंगे तब ये चीज पढ़ना होता है। लोकेट करते हैं अभी, मनी मन में लोकेट करो। चलो उत्तराखंड में बोलो केदारनाथ। उत्तराखंड में केदारनाथ। दूसरा उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ। फिर आ जाओ झारखंड। पहुंचे झारखंड? झारखंड में बोलो बैजनाथ। बोलो बैजनाथ। छत्तीसगढ़ पार करके जाओ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बोलोगे ओंकारेश्वर महाकालेश्वर। बोलो ओंकारेश्वर महाकालेश्वर। फिर से बोलेंगे ओंकारेश्वर महाकालेश्वर। अब आते हैं गुजरात। बगल में गुजरात जम करो, वहां पर बोलोगे नागेश्वर सोमनाथ। नागेश्वर सोमनाथ, नागेश्वर सोमनाथ। क्लियर है? फिर आएंगे महाराष्ट्र, वहां है 3। महाराष्ट्र में बोलेंगे त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर। फिर से बोलेंगे महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर। फिर से बोलेंगे त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर। फिर बगल में आ जाओ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बोलोगे मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन।
और फाइनली तमिलनाडु में 12वां हम कहेंगे रामेश्वरम। तो इकलौता जगह है 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से जहां दोनों एक साथ हैं। कौन सा? रामेश्वरम। इसलिए बहुत प्रसिद्ध रामेश्वरम। क्लियर है बात? क्या हुआ था यहाँ पर? हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार आप जानते हो भगवान श्री राम जी यहीं पर पूजा किए थे। और रामेश्वरम एक और चीज के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म स्थल है ये, तो इसलिए भी ये आपको ध्यान होना चाहिए। कौन? रामेश्वरम। खैर, रामेश्वरम के आगे यहीं पर का क्षेत्र कहलाता है धनुषकोडी। और इसे धनुषकोडी क्यों कहते होंगे, ये अगर आपने ध्यान से हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़े हैं, अगर आप रामायण या रामचरितमानस वगैरह पढ़े हो, सुने हो, तो आप जानते हो यहीं पर श्री राम जी ने क्या किया था, बोलो? धनुष चलाया था जोर से, एकदम सुखा दूंगा समुद्र तुझे करके। फिर उसने रास्ता बनाना सिखाया और रास्ता बना ये रहा। इसे हम कहते हैं श्री राम सेतु। क्या कहते हैं बोलिए? भारत के पम्बन द्वीप के धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार तक, भारत के धनुषकोडी, पम्बन द्वीप के धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार तक क्या बना हुआ है भाई? श्री राम सेतु। इसे ही इंग्लिश में एडम्स ब्रिज लिखते लिखते आजकल हिंदी में भी कई जगह आदम का ब्रिज लिखा जाता है। श्री राम सेतु का क्या कन्वर्ट हुआ? एडम्स ब्रिज। और एडम्स ब्रिज अब फिर किताबों में क्या आ गया? आदम का ब्रिज। ठीक है, चलो भाई। जितने अब्राहम की संतानों वाले जितने भी धर्म है, मतलब यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों में एडम ईव की कहानी आती है, आदम और हव्वा की कहानी आती है। किसी में एप्पल की कहानी, किसी में गेहूं के दाने की कहानी। वहीं से फिर मनुष्य का पाप चालू हुआ, पाप को भोगने के लिए पृथ्वी बनाया गया, वगैरह वगैरह, ये जो कहानियां आती हैं। तो अरे सुने तो होगे तुम लोग? हाँ, वो नहीं सुनाऊंगा मैं बस बता रहा हूँ एडम ईव की कहानी, है ना। एप्पल खाया एडम ने, फिर उसके मन में पाप जन्म लिया। ठीक है, इसके बाद फिर मैं वो पृष्ठ बन जाऊंगा, इसलिए आगे नहीं बोलूंगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उस चक्कर में उन्होंने, जिसको हम क्या भाई भगवान श्री राम से जोड़ते हैं, उन्होंने जोड़ा किससे? एडम से। क्लियर है बात? हमें याद ये रखना है कि श्री राम सेतु के ऊपर के क्षेत्र को कहा जाता है पाक की खाड़ी। आपको पूछा जाएगा पाक की खाड़ी कहां है, क्या बताओगे? गलती से भारत पाकिस्तान नहीं बोल देना रे। पाक की खाड़ी कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है बोलो? भारत और श्रीलंका के बीच है पाक की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच है क्या? पाक की खाड़ी। याद रखना, इस पाक का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। ये पाक जो है नाम पड़ा है रॉबर्ट पाक के नाम पर। किसके नाम पर? अंग्रेज जब भारत में थे तो उनके बॉम्बे, मद्रास और बंगाल 3 जगह में केंद्र थे। तो वैसी जो यहाँ मद्रास में जो केंद्र था ना, उसका गवर्नर था रॉबर्ट पाक। तो मद्रास का गवर्नर रहा था कोई अंग्रेज, और उसके नाम पर आज तक हम लोग बोलते हैं पाक की खाड़ी, है ना, पाक स्ट्रेट। कितना महान काम किया रहा होगा, समझ रहे हो? किया रहा होगा कुछ। अरे उनको अपने आप को याद रखना, अभी नाम रखना चाहिए कलाम की खाड़ी। हमारे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है यहाँ पर, तो वो बोलना क्या चाहिए इसको? बोलो कलाम खाड़ी। आइए, श्री राम सेतु से नीचे के क्षेत्र को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते? बोलो मन्नार की खाड़ी। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे हम लोग। ये 2 खाड़ियां, पाक की खाड़ी कहां पर भाई? तमिलनाडु और श्रीलंका, या भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भी कहां है? दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका। श्री राम सेतु किसको अलग करती है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। श्री राम सेतु किसको अलग करती है भाई? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। याद रह जाएगी ये बात? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये केरल तट है ना, ये केरल है। केरल के तटीय क्षेत्रों को कहा जाता है मालाबार। केरल के तटीय क्षेत्र क्या कहते हैं हम लोग? मालाबार। देखो मैं बोल रहा हूं, आप सुन लो, याद मत करना। क्या केरल के तट को मालाबार कहते हैं? ऐसे ही गुजरात के तट को काठियावाड़, महाराष्ट्र गोवा के तट को कोंकण, कर्नाटक वाले को कन्नड़, है ना। केरल वाला मैं लिखा मालाबार, तमिलनाडु वाले को बोलते हैं कोरोमंडल। फिर इधर आता है आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, हमारे उड़ीसा वाले को कहते हैं उत्कल तट,
अलग अलग नाम, उसके बाद बंग तट। तो ये हर राज्य में अलग अलग नाम है तट के, उन्हीं में से एक नाम मैं आपको याद करवा रहा हूं। कौन सा नाम? मालाबार तट केरल का। कौन सा भाई? मालाबार तट केरल का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मालाबार तट और लक्षद्वीप, क्या क्या भाई? मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच को कहा जाता है लक्षद्वीप सागर। क्या बोलते हैं भाई? लक्षद्वीप सागर। लोकेट कर पा रहे हो लक्षद्वीप सागर? अरे हाँ कि ना? चले भाई, ये जो पोर्शन है ये वाला याद रखेंगे, ये है हमारी कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। और ये जो पोर्शन है ये वाला, मैं लिख नीचे रहा हूं, याद रखेंगे ये वाला पोर्शन, ये है भाई खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी। ये लो भाई, खंभात की खाड़ी याद रखेंगे। कभी कभी पूछ देगा ये किसको अलग कर रहे हैं, तो याद रखना ये है भाई हमारा कच्छ का रण, कच्छ का रण, वही सूखा सूखा वाला क्षेत्र, सफेद पाउडर जमा हो गया है जिसके ऊपर। गुजरात का वो क्षेत्र जहां पर ऊपर में पूरा सफेद सफेद, मतलब सॉल्ट, लवणीय एवं क्षारीय मृदा हो गया, एल्कलाइन सॉइल हो गया यहाँ का, ये है। और नीचे भाई काठियावाड़। तो भाई कच्छ की खाड़ी किसको अलग करता है बता दो? कच्छ का रण और काठियावाड़। और इधर क्षेत्र फिर ये सौराष्ट्र क्षेत्र आ जाता है। इधर हम कह देंगे इधर काठियावाड़ सौराष्ट्र के बीच क्या है? खंभात की खाड़ी। एक और विशेष बात आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि इसी बीच में यहीं पर है दीव, एकदम डे 1 में बनाया था हम लोग, याद आ रहा है? और यहां पर हमने बनाया था दमन। तो कभी आपको बोल दिया जाए दमन और दीव के बीच में क्या है, तो आप बोलोगे खंभात की खाड़ी है। दमन और दीव के बीच में क्या है? खंभात की खाड़ी है। तो ये हमारे समुद्री क्षेत्र, और समुद्री क्षेत्र में जो भी चीजें हैं वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ये पूरा ड्रॉ कर पा रहे हो आप लोग? हाँ कि ना? अब आप भारत के जमीन को, समुद्र को, है ना, ग्लोब में भारत कहां पर है, ये सारा सामान्य परिचय आज हो जाता है हमारा समाप्त। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा सेंसस रिपोर्ट में जाते हुए भारत के जनसंख्या वगैरह के बारे में, कौन सा राज्य आगे है, कौन सा राज्य पीछे, इत्यादि बातें हम लोग करेंगे कल। कल आप लोग को इंडिया के 4 मैप बना के लाने। कितने मैप? 4 मैप, छोटे छोटे आधे आधे पेज में 4 मैप बना करके लेकर के आना। उसमें राज्य बना लिए रहना। क्या बना लिए रहोगे? राज्य बना लिए रहोगे, राज्य के नाम मत लिखना। तो 4 ब्लैंक मैप आप लोग बनाओगे। वैसा मैप वो खरीद के मत ले आना रे। जब मैं आप बोर्ड में वो मैप यूज नहीं कर रहा हूं, आपको भी हाथ से बनाना है, प्रॉपर बनाना है। 4 मैप। कितने मैप बनाओगे बोलो? कल मैप बना के आएंगे, कल हम लोग ये चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए।